नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। कई बार पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे रात में खर्राटे आते हैं। ऐसा लगता है कि सोते समय मेरी सांस अटकती है। सुबह उठने के बाद सर दर्द रहता है और दिन भर सुस्ती बनी रहती है। तो दोस्तों, ये लक्षण स्लीप एपनिया के होते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, स्लीप एपनिया यानी कि सोते समय सांस का अटकना। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि स्लीप एपनिया क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, स्लीप एपनिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, इस समस्या में लक्षण क्या मिलते हैं, स्लीप एपनिया के लिए जांचें क्या होती हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से स्लीप एपनिया की समस्या को ठीक किया जाता है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस समस्या से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया वो कंडीशन होती है जब सोते समय पेशेंट की सांस कुछ देर के लिए अटक जाती है या रुक जाती है, और सोते समय ये समस्या बार बार होने के कारण पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। समस्या के ज़्यादा सीवियर होने पर यह कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। स्लीप एपनिया के कारण पेशेंट को ठीक से नींद नहीं आ पाती है और नींद पूरी नहीं होती है, जिसके कारण उसमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आप लोग आगे जानेंगे। स्लीप एपनिया मोटे लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, जिसके कारण उनको खर्राटे आते हैं। स्लीप एपनिया महिलाओं या पुरुषों किसी में भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा कॉमन होता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि स्लीप एपनिया कितने प्रकार का होता है। स्लीप एपनिया 3 प्रकार का होता है। अगर पहले टाइप की बात करें तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इस तरीके का स्लीप एपनिया हमारे एयर पैसेज में यानी कि सांस के रास्ते में रुकावट आने की वजह से होता है। हमारे नाक से लेकर फेफड़े तक के रास्ते में अगर कोई रुकावट होती है तो ये कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहलाता है। इस तरीके की एपनिया में पेशेंट के गले की या एयर पैसेज के ऊपर की मसल्स नीचे की ओर लटकने लगती है, जिसके कारण सांस लेने का रास्ता पतला होने लगता है और कई बार ये रास्ता बंद भी हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट को इस तरीके की एपनिया डेवलप हो जाती है। सांस के रास्ते में रुकावट और भी कई वजह से हो सकती है, जैसे कि बच्चों में लिम्फ ग्लैंड की सूजन नाक के रास्ते में बढ़ जाती है, जिसके कारण सांस लेने का रास्ता ब्लॉक होने लगता है, जो कि एडनॉइड का साइज बढ़ने के कारण होता है, और ये कंडीशन एडनॉइड हाइपरट्रोफी कहलाती है, और उसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों को जिनको साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप की समस्या रहती है तो उनका नाक का रास्ता पतला होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे उनकी साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप की समस्या बढ़ती है। इसी कारण उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेनली मोटे लोगों में ज़्यादा देखी गई है। ओबेसिटी के कारण उनके गले के अंदर की मसल्स या फैट बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण सांस का रास्ता पतला होने लगता है, जिसके कारण उनके लंग्स में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं जा पाती है और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। और अगर ये रास्ता बार बार काफ़ी समय तक पूरी तरीके से बंद होता रहे तो आगे चलकर ये पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, अगला टाइप होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। ये एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये समस्या हमारे ब्रेन से संबंधित होती है। नॉर्मली सोते समय हमारा ब्रेन हमारे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है और इस दौरान वो ये भी सुनिश्चित करता है कि सोते समय किन किन अंगों को काम करते रहना है। सेंट्रल स्लीप एपनिया के केस में ब्रेन सांस लेने वाली मसल्स को सिग्नल भेजना या तो बंद कर देता है या फिर सिग्नल बीच बीच में इंटरप्ट होकर जाते हैं, और इसके कारण पेशेंट कभी सांस लेता है और कभी वो सांस नहीं भी लेता है, जिसके कारण उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ये समस्या ब्रेन से प्रॉपर सिग्नल ना भेजने के कारण होती है, और इसके कारण ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होना, हृदय गति रुकना या फिर नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये समस्या सेंट्रल स्लीप एपनिया कहलाती है और ये समस्या ब्रेन में आई कमी की वजह से होती है। अगला टाइप होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया दोनों का मिक्स टाइप होता है। इसमें दोनों तरीके के स्लीप एपनिया के मिक्स सिम्टम मिलते हैं। दोस्तों, आप स्लीप एपनिया होने के कारणों को जान लेते हैं। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करें तो इसका सबसे मेन कारण ओबेसिटी या मोटापा होता है। जो लोग फैटी होते हैं उनके गले के आसपास फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण उनका सांस लेने का रास्ता पतला होने लगता है। अगले कारण की बात करें तो ये कुछ केस में आनुवंशिक भी होते हैं। जिन लोगों के परिवार में मोटी गर्दन और संकुचित गले के लोग होते हैं तो ये समस्या उनके होने के चांस बढ़ जाते हैं और उनसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये समस्या हो सकती है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उसके कारण उनके सोते समय गले की मांसपेशियां ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं
और नीचे की तरफ लटकना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण एयर पैसेज पतला हो जाता है और स्लीप एपनिया के चांस बढ़ जाते हैं। अब अगर बच्चों की बात करें तो टॉन्सिल के बढ़ने के कारण और एड्रीनोइड की हाइपरट्रोफी के कारण सांस लेने का रास्ता या तो पतला होने लगता है या ब्लॉक होने लगता है, जिसके कारण स्लीप एपनिया डेवलप होने लगता है। कुछ केस में पेशेंट के जबड़े की एबनॉर्मलिटी या फिर जबड़े की हड्डियों में या मसल्स में एबनॉर्मलिटी आ जाने के कारण पेशेंट के सांस लेने का रास्ते में रुकावट आने लगती है और इसके कारण स्लीप एपनिया डेवलप हो सकता है। साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप के पेशेंट में भी कई बार नाक का रास्ता इतना पतला हो जाता है कि उसको स्लीप एपनिया डेवलप हो जाता है। अब अगर सेंट्रल स्लीप एपनिया के कारणों को जाने तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये एपनिया न्यूरोलॉजिकल कारणों से होता है, जब किसी भी वजह से आपकी ब्रेन स्टेम प्रभावित होती है, जो कि आपको कब सांस लेना है और कब छोड़ना है इसको कंट्रोल करता है, उनमें दिक्कत आने लगती है। तो ये एक मेन कारण सेंट्रल स्लीप एपनिया के लिए होता है, जो कि ब्रेन इंजरी या कार्डियक फेलियर होने के कारण पेशेंट को होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि स्लीप एपनिया में लक्षण क्या क्या होते हैं, ये आप कैसे पहचानेंगे कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो खर्राटे आना सबसे पहला और कॉमन लक्षण होता है स्लीप एपनिया के लिए। खर्राटे आने का मेन कारण होता है जब किसी भी व्यक्ति की सांस सोते समय अटकती है या रुकती है, तो उसके कारण खर्राटे आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको खर्राटे आ रहे हैं उसको स्लीप एपनिया की समस्या हो गई है। कई बार पेशेंट अपना लेटने का पोस्चर चेंज करता है तो उसको खर्राटे नहीं भी आते हैं। स्लीप एपनिया के केस में पेशेंट को मैक्सिमम टाइम सोते समय खर्राटे आते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो जब पेशेंट सुबह सोकर पूरी नींद लेकर उठता है तो उसे थकान रहती है, ये भी एक मेन लक्षण स्लीप एपनिया का होता है। अगले लक्षण की बात करें तो पेशेंट को दिन भर आलस और सुस्ती बनी रहती है। पेशेंट को सुबह उठने के बाद सर दर्द होता है, रात में बेचैनी महसूस होना, सोते समय पसीना आना और सांस फूलना भी स्लीप एपनिया का लक्षण होता है। पेशेंट जब खर्राटे लेता है तो खर्राटे लेते समय कुछ समय के लिए खामोशी आ सकती है, जो कि उसकी सांस रुकने या अटकने के कारण हो सकता है। स्लीप एपनिया का पेशेंट चिड़चिड़ा हो सकता है, उसको बार बार गुस्सा आ सकता है और कई बार उसकी याददाश्त में भी कमी देखने को मिलती है। ऐसा उसकी रात की नींद ना पूरी हो पाने के कारण होता है। पेशेंट अगर ड्राइव करता है तो उसे गाड़ी चलाते समय दिक्कत हो सकती है, झपकी आ सकती है। इसलिए स्लीप एपनिया के पेशेंट को ड्राइव करने से बचना चाहिए। कई बार पेशेंट खर्राटे लेते लेते अचानक से जागते हैं और गले में खराश और सूखापन महसूस करते हैं। अब अगर बच्चों में स्लीप एपनिया के लक्षणों की बात करें तो उनमें भी सोते समय जोर से खर्राटे लेना काफ़ी कॉमन होता है। बच्चे स्लीप एपनिया के कारण पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं और पढ़ाई में कमज़ोर होते चले जाते हैं। इसलिए अगर बच्चों का मन पढ़ाई में लगना अचानक से कम होता जा रहा है तो पेरेंट्स को इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं इसका कारण स्लीप एपनिया तो नहीं है। कई बार बच्चे सोते समय हाथ पैर हिलाते हैं और कुछ केस में बिस्तर गीला कर देते हैं, जो कि स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है। इसके साथ में बच्चों को सीने में जलन हो सकती है, रात में बार बार घबराकर उठ सकते हैं, बेचैनी महसूस हो सकती है, इसके साथ में सांस फूल सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो कि स्लीप एपनिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके सिम्टम पूछेंगे, जिससे काफ़ी कुछ पुष्टि आपकी बीमारी की हो जाती है। लेकिन स्लीप एपनिया को पूरी तरीके से डायग्नोस करने के लिए आपके डॉक्टर आपका एक टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। ये टेस्ट एक तरीके की स्लीप लैब में पेशेंट को सुलाकर किया जाता है, जिसमें कई तरीके की लीड्स होती हैं जो कि पेशेंट के शरीर के अलग अलग हिस्से में लगाई जाती हैं और इसके द्वारा ईईजी यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी, आई मूवमेंट, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मसाज एक्टिविटी नापी जाती है। इसके साथ में स्टेज से नेजल फ्लो यानी कि नाक से सांस लेने के फ्लो को नापा जाता है, जबड़े के मूवमेंट को नापा जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को नापा जाता है। इस तरह से इस जांच की सहायता से पेशेंट के सोते समय अलग अलग बॉडी पार्ट की एक्टिविटी को नापा जाता है और इस जांच से ये भी पता चल जाता है कि पेशेंट को जो स्लीप एपनिया है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या फिर सेंट्रल स्लीप एपनिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्लीप एपनिया की समस्या है तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप मोटे हैं तो अपना वजन कम करें। वजन कम करने के लिए आप आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। खाने पीने पे ध्यान दें, ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें ना लें, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कम लें। कई बार पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पीठ के बल सोने से खर्राटे ज़्यादा आते हैं, तो इन लोगों को पीठ के बल ना सोकर करवट लेकर सोना चाहिए। ऐसा करने से खर्राटे में कमी आती है। दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट के लिए एक मशीन आती है जिसको कि सीपीएफ मशीन कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन कहते हैं। इस मशीन को मास्क के सहारे नाक और मुंह पे लगाया जाता है। ये मशीन आपके नाक और मुंह पे कांस्टेंट प्रेशर से हवा को भेजती है, जिसके कारण आपका सांस लेने का रास्ता खुला रहता है
और आपको सोते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ में अगर आप सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों, स्लीप एपनिया का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग देने पे काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं। अगर आपको स्लीप एपनिया की समस्या है तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। अब मैं आपको स्लीप एपनिया में इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली मेडिसिन का नाम है लेकेसिस 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन स्लीप एपनिया के केस में काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। ये मेडिसिन खासकर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में गले के अंदर मसल्स के रिलैक्स होने या लटकने के कारण सांस के रास्ते में आई रुकावट के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। तो ऐसा केस में लेकेसिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम को लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है लेमना माइनर 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन नेजल पॉलिप के कारण नाक के रास्ते में आई सांस की रुकावट के लिए बेस्ट होती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कम होना शुरू हो जाता है और स्लीप एपनिया में भी आराम मिलना शुरू होने लगता है। इन पेशेंट को लेमना माइनर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है ओपियम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी सांस के रास्ते में आने वाली रुकावट को कम करती है और ये मेडिसिन स्नोरिंग यानी कि खर्राटे के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। इसके साथ में ये मेडिसिन स्लीप एपनिया के केस में भी काफ़ी यूजफुल रहती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन मिडनाइट में होने वाली ब्रीदिंग डिफिकल्टी या स्लीप एपनिया के केस में काफ़ी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन के स्लीप एपनिया के पेशेंट की कंप्लेंट मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे के बाद बढ़ जाती है। ये दवाई स्लीप एपनिया में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन में से एक होती है। तो इन पेशेंट को आर्सेनिक अल्बा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन खासकर बच्चों में होने वाली टॉन्सिल्स के कारण एयर पैसेज का रास्ता ब्लॉक होने पर काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके साथ में ये मेडिसिन एड्रेनाइड हाइपरट्रॉफी के कारण होने वाली स्लीप एपनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। जिन पेशेंट की स्लीप एपनिया की कंप्लेंट टॉन्सिलाइटिस और एड्रेनाइड हाइपरट्रॉफी के कारण बढ़ी आती है तो उन लोगों को अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी जो कि स्लीप एपनिया में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आपके डॉक्टर इन मेडिसिन के अलावा भी कोई दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से आपकी कंप्लेंट्स और आपके सिम्टम के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आज का टॉपिक स्लीप एपनिया के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इस समस्या को जान पाएँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।